Hello, all my viewers. This is my first video in the history, class 10th, chapter number 1. The name is The Rise of Nationalism in Europe. तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम पिक्चर दी हुई है. द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन द नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सॉर्यू. यानी फ्रेडरिक सॉर्यू के द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई है और ये जो है फर्स्ट पेंटिंग है. और इस पेंटिंग में उसने अपने विज़न को जो है दर्शाया है. और इस पेंटिंग में हम आगे बात करेंगे. तो सबसे पहले ये इन 1848 फ्रेडरिक सॉर्यू फ्रेंच आर्टिस्ट, ये जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, और इस पेंटिंग में ये 4 सीरीज पेंटिंग है जो उनके द्वारा बनाई गई. उसकी ये फर्स्ट पार्ट है, प्रिंट विजुलाइजिंग हिज ड्रीम्स. यानी एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 चित्रों की एक जो श्रृंखला बनाई है और उसमें इन सपनों को का एक जो संसार है वो उसने रचा है. और हम ये कह सकते हैं वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम. यानी कि उनके शब्दों में यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों में मिल कर के ये उन्होंने इस श्रृंखला को बनाया. इस श्रृंखला के पहले चित्र को देखें अगर हम, तो इन द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ द ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस. यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के जो स्त्री और पुरुष एक लंबी श्रृंखला बना करके जो है एक प्रतिमा हम ये देख सकते हैं यहाँ पर. इस प्रतिमा के सामने से होकर गुजर रहे हैं और मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, और एक लंबी श्रृंखला बनाए हुए हैं. होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट. हम ये कह सकते हैं कि आपको स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं. और हमने आपको जो है क्लास 9th के वीडियो में बताया भी कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यानी नेशनलिज्म जो यहाँ पर है उसका एक अंश जो है वहाँ से भी स्टार्ट हुआ था कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसमें लिबर्टी कह सकते हैं आप, उदारवादी लिबरल लोग उनको लिबर्टी उसमें काउंट करते हैं एज ए फीमेल फिगर. यानी कि उदारवादता में अगर बात करें तो महिला को जो है वहाँ पर भी आगे माना जाता था और यहाँ भी इन्होंने इस तरीके से उस फीमेल फिगर को लिया है. आगे हम बात करते हैं कि एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch enablement she bears in one hand and the charter of the right of man in the other. यानी कि उनके एक हाथ में जो है उन्होंने ये ज्ञानोदय की मशाल को उनके हाथ में हम देख सकते हैं एक हाथ में, और उसके एक हाथ में और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र दिया जो उन्होंने पकड़ा हुआ है. प्रतिमा के सामने हम ये देख सकते हैं कुछ एक अवशेष पड़े हुए खंडरों के जिनको कह सकते हैं एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन. यानी कि ये वो खंडर हैं या वो टुकड़े हैं जो कि निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष हैं. सॉर्यू के कल्पना. अभी हम बात करते हैं आगे कि इन द सॉर्यू यूटोपियन विजन का अगर हम बात करें तो यूटोपियन विजन एक तरीके से उनका कल्पना दृश्य था कि भाई दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों, people of the world are grouped as distinct nations to identify their flags and nation customs. तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है ये टुकड़े पड़े हुए अवशेष निरंकुश संस्थानों के इन सॉर्यू यूटोपियन विजन, उनका एक विज़न था यूटोपियन विजन कल्पना दृश्य, जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से जो है वर्ल्ड एक ग्रुप डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई, उनकी अपनी एक पहचान है. सॉर्यू के कल्पना दृश्य में क्या है कि उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे, कह सकते हैं ना, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. यानी स्वतंत्रता की प्रतिमा से कहीं आगे जुलूस का वे क्या कर रहे हैं, लीडिंग, नेतृत्व कर रहे हैं. तो वो नेतृत्व कर रहे हैं और साथ में उनके पीछे जो है आप देख सकते हैं द प्रोसेस वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, विच बाय द
टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट फ्रांस, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, यूनाइटेड स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस का जो है ये दिया हुआ है ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, फ्रांस जो है एक तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास तो हम ये यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो आइडेंटिफाई बाय द रिवॉल्यूशनरी हैज़ just reached the statue. She is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag. तो जर्मनी और उनके जो अन्य जो देश हैं उनके साथ वो लाल, काला और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सॉरी ने यह छवि निर्मित की, लिखा हुआ है कि भाई एट द टाइम व्हेन सॉरी क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन, यानी कि जब ये पिक्चर बनाई गई तो जर्मन तब तक एक जो कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए, एक्सप्रेशन ऑफ द लिबरेशन होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज़ इनटू ए नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसमें एक जर्मन भाषी कह सकते हैं रियासतों एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित होने की चाह थी। ठीक है, तो फॉलोइंग द जर्मन पीपल एज द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, तो हम ये यहाँ ये कह सकते हैं कि भाई जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया आपका आया, सिसिलीज आए, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रसिया, और रूस के लोग। ऊपर स्वर्ग से हम ये देख फ्रॉम द हेवेंस अबव द क्रिस्ट हैं, संत हैं, एंजल्स हैं, गेज अपॉन द सीन्स, ऊपर से जो है ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए, अपॉन द सीन, यानी इस दृश्य को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रैटर्निटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इस अध्याय में ऐसे चित्रकार ने उनका इस्तेमाल इस तरीके से किया कि राष्ट्र के बीच भाईचारे के रूप में किया, आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेंडलिटी अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार में भाईचारे के रूप में इसका इस्तेमाल किया है। दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ इश्यूज विजुलाइज्ड बाय द फ्रेडरिक इन फिगर ड्यूरिंग द 19th century. Nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and men's world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation state. यानी कि इस अध्याय में ऐसे कई डील विद द मैनी ऑफ इश्यू विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना अभिव्यक्ति सॉरी ने चित्र वन में 19th century के दौरान जो है राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा, राष्ट्रवाद जिसने यूरोप के राजनीतिक और वहाँ के घटनाक्रम को एक तरीके से मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों के अंत इन द प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ द यूरोप टू कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ द मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज द सोवरेन कंट्रोल ओवर ए clearly definite territory had been developing over a long period of the time in Europe. यानी इन परिवर्तनों के अंतर यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियाँ और विचार विकसित हो रहे थे, यानी कि द पावर एक्सक्लूसिव सोवरेन कंट्रोल हो रहे यूरोप किस तरीके से हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से कह सकते हैं परिभाषित क्षेत्र प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति के हाथ में थी। जो प्रभुसत्ता थी वो किसके हाथ में थी? केंद्रीय शक्ति। ये यहाँ दिया हुआ सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल। आगे हम देखते हैं कि वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट rulers came to develop a sense of the common identity and shared history of descent. This commonness did not exist from the time
immemorial. It was forged through struggle, through the action of the leaders and the common people. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह विकसित हो रहा था राष्ट्रवाद, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश